तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा चैप्टर 13 और वो चैप्टर 13 है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन से रिलेटेड। ये सारा चैप्टर 13 रिग्रेशन एंड कोरिलेशन से रिलेटेड है। फार्मूलाज वगैरह सब कुछ इधर लिखे हुए हैं, ये चीज़ें मैं अभी इधर एक्सप्लेन कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसका ज़रा बैकग्राउंड आप लोगों को समझा देता हूँ कि इस और सबसे पहले हम लोग बेटा डिस्कस करने वाले हैं रिग्रेशन को। अभी हम लोग कोरिलेशन को डिस्कस नहीं करने वाले। ओके, तो अभी जो हमारा सारा लेक्चर वगैरह होगा ना वो रिग्रेशन से रिलेटेड होगा। अच्छा, अब बात सुने। आपने ना एक पीस ऑफ लैंड लिया, आपने ज़मीन ली आज के दिन। मैं उसका ज़रा ग्राफ बनाने वाला हूँ। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और यहाँ हमारे पास वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर ना हम लोग टाइम को मेंशन करेंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग टाइम मेंशन करने वाले हैं और वाई एक्सिस के ऊपर हम प्राइस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज इसको मेंशन करने वाले हैं। अब क्या हुआ, कि जिस जीरो टाइम ड्यूरेशन से मुराद आज का दिन। आज के दिन हमने एक पीस ऑफ लैंड लिया और वो पीस ऑफ लैंड मुझे इस अमाउंट में मिल गया। सपोज कि यहाँ पे आप 100 कंसीडर करते हैं, वो पीस ऑफ लैंड हमें इस अमाउंट में मिल गया। अब आपको पता है ये जो मतलब प्रॉपर्टी की बात अगर हम लोग करें तो जैसे ही वक्त गुजरता जाता है, क्या आप इसके बाद 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 5 ईयर जैसे ही वक्त गुजरता जाएगा प्रॉपर्टी की प्राइसेस में इंक्रीज आता है, बढ़ती जाती हैं। अब आपने क्या किया, जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट हुआ आपने लोगों से एस्टिमेट लिया, उनसे पूछा, आपने डिफरेंट प्रॉपर्टी डीलर से पूछा कि यार अगर ये पीस ऑफ लैंड मैं सेल करना चाहूँ तो ये पीस ऑफ लैंड कितने में सेल हो जाएगा। तो किसी ने कहा कि यार ये ना 130 में सेल हो जाएगा, किसी ने कहा कि ये 120 पे सेल हो जाएगा। मतलब हर किसी की ना अपनी अपनी वैल्यू होती है। कि आपके पास कोई भी चीज़ हो ना, जब तक कि आप उसे बेचते नहीं हो, एक्चुअल वैल्यू तो उस टाइम मिलेगी ना जब आप उसे बिल्कुल सेल कर दोगे तो जितनी अमाउंट रिसीव करोगे। लेकिन अभी ना आप सिर्फ लोगों से एक आइडिया ले रहे हैं कि यार अगर मैं इसे 1 साल के बाद सेल करूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 साल के बाद, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद अगर मैं इसको सेल करूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो उस टाइम पर जितने भी लोग आपको वैल्यूज़ बताएंगे वो तमाम वैल्यूज़ उनकी एस्टिमेटेड वैल्यूज़ होती हैं, एक्चुअल वैल्यू नहीं हुआ करती। इवन के आप एक मोबाइल की शॉप पर गए, आपने उससे कहा कि भाई ये ना मेरे पास मोबाइल है, आपने अपना मोबाइल उसे दिखाया कि अगर मैं इसको सेल करूं तो ये कितने में सेल हो जाएगा। तो वो पहले कंफर्म करता है सेल करना है या सिर्फ प्राइस लगवानी है। आप कहते हैं आप बताएं तो सही ना वैसे कितना है। तो आपसे वो कहता है कि यार ये जो आपका मोबाइल है ना ये तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये में सेल हो जाएगा। अब उसने ये नहीं कहा कि मैं आपसे इतने में ले लेता हूँ, ये अगर मुझे से मैंने कहा 10 से 12 हज़ार मतलब एक एस्टिमेटेड वैल्यू है कि 10 से 12 हज़ार रुपये में सेल हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे ये कहना कि भाई ये ले, ये मैंने सेल करना है, मुझे पैसे दे दो, तब वो कहता है भाई 9 हज़ार रुपये का है। तो एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू में डिफरेंस हो सकता है। हो सकता है किसी और के पास जाए वो आपसे कहें ये ले जनाब 11 हज़ार रुपये, 11 हज़ार रुपये में ये मोबाइल मेरा हो गया। तो अब एक्चुअल वैल्यू 11 हज़ार रुपये हो गई। तो एस्टिमेशन डिफरेंट डिफरेंट होती है। और अगर हम इसको ग्राफ में शो करें तो हमें ना कुछ इस तरह की ये स्कैटर डायग्राम मिलती है। अब ये जो मैंने डॉट्स लगाए हैं ना ये बेसिकली डिफरेंट पर्सन्स की डिफरेंट ओपिनियंस हैं।
उस पीस ऑफ लैंड के बारे में किसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो मैंने ना ये ग्राफ बना दिए। अब अगर हम लोग बिजनेस मैथमेटिक्स की बात करें, उसमें चैप्टर 2 जो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन को पढ़ा था। अब अगर इधर मैं इस के डॉट्स को मर्ज करके कोई ग्राफ बनाना चाहूँ तो पॉसिबल नहीं है, इससे ग्राफ नहीं बनेगा, स्कैटर डायग्राम है। लेकिन अपवर्ड ट्रेंड इसका ये शो कर रहा है कि टाइम गुजरने के साथ साथ वैल्यू में इंक्रीज आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम इसके ऊपर ना, ये तमाम एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं और एक ही टाइम के ऊपर डिफरेंट लोगों की डिफरेंट एस्टिमेशंस हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम इसको एक स्ट्रेट लाइन से ना कनेक्ट कर देते हैं। ये स्ट्रेट लाइन इन एस्टिमेटेड वैल्यूज के बिल्कुल सेंटर में, कुछ एस्टिमेटेड वैल्यूज पहले, कुछ एस्टिमेटेड वैल्यूज, एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। और इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग कहते हैं बेस्ट फिट लाइन। बेस्ट फिट लाइन। अब अगर कोई आपसे ये कहे ना कि यार आपका मोबाइल 10 से 12 हज़ार रुपए का है, तो मतलब आप माइंड में सोचोगे मतलब 11 हज़ार रुपए के करीब करीब बिक जाएगा, 11 से कुछ पहले कुछ बाद में, इस तरह से। तो ये एस्टिमेशन की भी एक किस्म के हमने दरमियान में से एक लाइन ड्रॉ कर दी, स्ट्रेट लाइन, जिसे हमने कहा बेस्ट फिट लाइन। और इस बेस्ट फिट लाइन को हम लोग कहते रहते हैं रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन। और यही है हमारा टॉपिक, यही है हमारा चैप्टर, रिग्रेशन लाइन। तो आपको रिग्रेशन लाइन की समझ आ गई कि इस बेस्ट फिट लाइन को रिग्रेशन लाइन कहते हैं। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं कि इसका ट्रेंड अपवर्ड ही हो, कि ये इंक्रीज ही करे। भाई अगर आज आपने एक गाड़ी परचेज की, व्हीकल्स आज के दिन परचेज की, वाई एक्सिस के ऊपर मैं फिर से वैसे ही रुपीस लिख रहा हूँ वैल्यू, और एक्स एक्सिस के ऊपर मैं टाइम लिख रहा हूँ, टाइम को मेंशन कर रहा हूँ। तो अगर आज के दिन आप एक वैन परचेज करें, एक व्हीकल्स लें, तो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेगी, हाई प्राइस। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता जाता है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। और अगर आप कहीं से जाके उसकी वैल्यू लगवाएं मार्केट से जाके, तो हर एक पर्सन ना आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू बताएगा। तो वो वैल्यूज उनकी एक एस्टिमेशन होती है कि आपसे पूछा जाता है भाई आपकी गाड़ी का मॉडल क्या है, आपकी गाड़ी 2018 की है, 2019 की है, 2015 की है, तो उसके मुताबिक वो आपको रेट बताती है। यार 2015 की गाड़ियों की आज का जो प्राइस है वो इतने लाख रुपए है। गाड़ी की कंडीशन पूछ लेते हैं, उसकी माइलेज पूछ लेते हैं, तो एक आइडिया हो जाता है कि भाई इतनी कोई एस्टिमेटेड वैल्यू है कि इसके करीब करीब आपको वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन जब सेल करने जाओगे एक्चुअल वैल्यू तो उस टाइम मिलती है ना। तो अब आप लोग देखें कि इस जो बेस्ट फिट लाइन का ट्रेंड है ना, वो डाउनवर्ड है। अब अभी भी ये बेस्ट फिट लाइन ही है, अभी भी हम इसे रिग्रेशन लाइन ही कहेंगे। इसका ट्रेंड अपवर्ड डाउनवर्ड कुछ भी हो सकता है। रिग्रेशन लाइन। क्या यहां तक बात समझ आ चुकी है तमाम स्टूडेंट्स को? यस सर। अच्छा, Yes, sir. ये जो रिग्रेशन लाइन है ना, ये जो बेस्ट फिट लाइन है, ये होती है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब कर्व शेप नहीं बनाते हम इस बेस्ट फिट लाइन को। हालांकि ये स्कैटर्ड डायग्राम के ऊपर बनती है। स्कैटर्ड से मुराद वो जो मैंने डॉटेड लाइन से लगाई हुई है ना, ये स्कैटर्ड डायग्राम है, इसके ऊपर ये जाके बनती है। लेकिन हम इसको फिर एक बेस्ट फिट लाइन के जरिए कनेक्ट कर देते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन है। और अगर अब आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 याद हो, स्ट्रेट लाइन के बारे में ही था ना चैप्टर नंबर 2, Yes, sir. यस सर। तो वहां पर स्ट्रेट लाइन की हम लोगों ने इक्वेशन क्या देखी थी? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म याद है आप लोगों को? Yes, sir. तो वो क्या होती थी? Y is equal to mx plus t. शाबाश, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। भाई भूल गए थे ना आप लोग? नो सर। चलो अच्छी बात है, नहीं भूले तो।
तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होती है हमारे पास स्ट्रेट लाइन। अब इस y को हम लोग क्या कहते थे? डिपेंडेंट वेरिएबल। शाबाश। इस x को क्या कहते थे? स्लोप। डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट। m को क्या कहते थे? स्लोप। स्लोप का दूसरा नेम क्या होता है? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट। और इस c को क्या कहा जाता था? कांस्टेंट। y इंटरसेप्ट या कांस्टेंट। y इंटर। अब ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मुझे ये बताएं बेटा, टाइम चेंज हो रहा है वैल्यू के लिहाज से या वैल्यू चेंज हो रही है टाइम के लिहाज से? वैल्यू चेंज हो रहा है। और बेटा वैसे भी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे ही रखा जाता है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। टाइम के लिहाज से वैल्यू ने चेंज होना होता है। अब जितनी ज़्यादा देर आप प्रॉपर्टी को लिए हुए जितना ज़्यादा अर्सा हो चुका होगा, वो वैल्यू उतनी ज़्यादा इंक्रीज कर चुकी होगी। गाड़ी को लिए हुए जितना ज़्यादा अर्सा हो गया, जितनी पुरानी गाड़ी होगी उतनी कम प्राइस देगी। तो वो टाइम के लिहाज से वैल्यूज चेंज हो रही होती हैं। तो वैल्यूज को वाई एक्सिस पे रखा जाता है और ये होती है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। और हम हमेशा, अब देखें, आप जो एस्टिमेट करने जा रही हैं, आप टाइम का करने जा रही हैं या आप वैल्यूज का करने जा रही हैं? वैल्यूज। वैल्यूज का, शाबाश। तो बेटा ये कह दूं कि जो एस्टिमेशन की जाती है वो डिपेंडेंट वेरिएबल की जाती है। यस सर। ओके, जो एस्टिमेशन होती रहती है वो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल। आप लोगों से ये पूछते हैं यार इसकी वैल्यू क्या है, मतलब आप वाई एक्सिस की वैल्यू, वाई एक्सिस को डिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहे हैं। तो बेटा रिग्रेशन लाइन के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते रहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। एस्टिमेशन, प्रीडिक्शन, estimation, prediction, judgment of dependent variable due to a change in independent variable। के इन टाइम में चेंज की वजह से हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो हम लोग एस्टिमेट करते हैं। अब हम लोग एस्टिमेशन हमेशा फ्यूचर की कर रहे होते हैं। भाई पास्ट का डाटा हो, प्रेजेंट का डाटा हो, एस्टिमेशन नहीं होती, वो तो एक्चुअल वैल्यूज हैं। भाई कोई आपसे ये पूछे कि यार आपने अपनी पिछली गाड़ी कितने में सेल की, तो आप एस्टिमेट करोगे? नो सर। तो वो तो आपको एक्चुअल पता होगा कि भाई आपने अपनी प्रीवियस वैन व्हीकल्स कितने में सेल की, तो आपको उसकी एस्टिमेशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कोई आपसे ये पूछे कि यार ये जो गाड़ी आपके पास अभी है ये आप कितने में सेल करना चाहोगे, अब एस्टिमेशन होगी। क्या आप कहेंगे कि यार मुझे अगर कोई ऐसा कस्टमर मिल जाए ना जो 25 लाख रुपए दे दे तो शायद मैं इसे सेल कर दूं। अब लाजिम बात नहीं कि 25 ही मिलेगा, हो सकता है 24 मिल जाए, 24.5 मिल जाए, हो सकता है कस्टमर इससे ज्यादा दे दे। हाँ, तो आप फ्यूचर के लिए एस्टिमेशन। तो बेटा ये जो रिग्रेशन लाइन होती है, इस रिग्रेशन लाइन में हमेशा एस्टिमेशन की जाती है। रिग्रेशन लाइन में हमेशा प्रिडिक्शन होती रहती है, मतलब पेशन गोई की जाती है। क्लियर? यस सर। अच्छा, वो जो एस्टिमेशन है वो हम लोग इस इक्वेशन से करेंगे। देखिए अब y से मुराद डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब यहां पर हमने वैल्यूज रखी हुई हैं कि अगर हमारे पास ये वाली वैल्यूज हों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब टाइम का हमें पता हो कि फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो टाइम का हमें पता चल जाएगा कि एट द एंड ऑफ 3 ईयर, एट द एंड ऑफ 4 ईयर क्या वैल्यू होगी। और साथ में हमने m की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ऐसा ही है ना? अगर
अगर हम लोग जैसे चैप्टर 2 के अंदर कोई इक्वेशन बना लेते थे कि हम लोग कहते थे y इज इक्वल टू 5x प्लस 100, तो ऐसे समझे जैसे ये आपके पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई। अब अगर कोई आपसे ये कहे कि यार अगर x की वैल्यू हम 10 कर लें तो टोटल वैल्यू क्या बनेगी, तो आप सिंपली क्या करोगे 5 इंटू 10 प्लस 100, तो आप उसे क्या आंसर कर दोगे, 150। आप उसे कहोगे यार ये जो एस्टिमेटेड वैल्यू है ना वो 150 है। क्लियर? यही काम आपने रिग्रेशन में करना है कि आपने सबसे पहले ये रिग्रेशन लाइन बना लेनी है, और ये रिग्रेशन लाइन बिल्कुल ऐसी ही है जैसी हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ी थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सिर्फ फर्क क्या है इसमें, सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ पर y इज इक्वल टू ए प्लस बी ऑफ एक्स। बेटा मैं इसको y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स लिख दूँ तो भाई कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना मैंने? नो सर। ओके, तो बस इसको अभी इस तरह से लिखा दिया जाता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी ऑफ एक्स। और ये बात हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पर जो वेरिएबल लिखेंगे वो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये बात हमेशा याद रखनी है। अब यहाँ पर a से क्या मुराद है, सेम वही y इंटरसेप्ट कांस्टेंट वैल्यू, y इंटरसेप्ट कांस्टेंट वैल्यू। भाई x का कोफिशिएंट क्या कहलाता है, स्लोप। स्लोप, ग्रेडियंट। तो भाई इधर भी हम लोग स्लोप ही कहेंगे इसे, लेकिन अब यहाँ पर हम इसको सिर्फ एक नया नाम दे देते हैं और इधर हम लोग इसे कहते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो परेशान नहीं हो जाना कि यार ये रिग्रेशन कोफिशिएंट पता नहीं क्या चीज़ है। तो बेसिकली स्लोप ऑफ द इक्वेशन को रिग्रेशन लाइन में हम रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं, या स्लोप भी पूछ ले तो बात एक ही है। और एक्स से क्या मुराद है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बात क्लियर हो गई? यस सर। अच्छा, अब मुझे ये इक्वेशन बनाने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है, कौन कौन सी, ए एंड बी। ए एंड बी की, ऐसे ही है ना? अच्छा, ये जो आप रिग्रेशन लाइन बना रही है ना, ये आप लोग x ऑन y से मुराद ये है कि x को आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को डिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर किया। ये चलें, ये चीज़ मैं बाद में आपको बताता हूँ। अच्छा, ये y ऑन x हम लोग बना रहे हैं, रिग्रेशन लाइन y ऑन x, y को डिपेंडेंट वेरिएबल और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, अब हमने फाइंड करनी है रिग्रेशन लाइन बनाने के लिए, ये स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए। अब जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आप कहते थे कि अगर आपको y इंटरसेप्ट की वैल्यू पता चल जाए और स्लोप की वैल्यू पता चल जाए तो आप इजीली इक्वेशन बना के दे देंगे कि अगर आपको पता हो कि m इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 12, तो आप इक्वेशन क्या बना के देंगे, y इज इक्वल टू 12 प्लस 5x। हाँ, ऐसे ही है ना? यस सर। बेटा यहाँ पर भी वही काम है चैप्टर 2 वाला, क्या कि भाई आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें से आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर यहाँ से इसी इक्वेशन से a की वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्या आप बता सकते हैं a की वैल्यू क्या आएगी, a इज इक्वल टू y माइनस बी एस। हाँ जी, a की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई a की वैल्यू आपने ऐसे ही फाइंड करनी है, a इज इक्वल टू वाई माइनस बी एक्स। लेकिन अब यहाँ पे ना एक छोटा सा इशू आ गया है कि आपको ना ये दो वेरिएबल्स दिए गए होंगे और आपको उनकी वैल्यूज पता होंगी कि 3 के ऊपर इसकी वैल्यू 15 है, 10 के ऊपर इसकी वैल्यू सपोज के 30 है, 5 के ऊपर इसकी वैल्यू हमारे पास 25 है। इस किस्म का डाटा गिवन होगा।
अब इश्यू ये आता है कि ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए यार वाई की कौन सी वैल्यू रखूं, 15 रखूं, 30 लिखूं, 25 लिखूं, और अगर क्या हर किसी के लिए फिर अलग अलग ए की वैल्यू फाइंड करूं। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए पता है हमने क्या किया, हमने कहा कि आप ये y की सारी वैल्यूज ना लिखें, आप y के वैल्यूज का मीन लिख लें, और इसी तरह से x की भी सारी वैल्यूज ना लिखें, x की सारी वैल्यूज का मीन। तो ये a का फार्मूला बन जाता है कि a इज इक्वल टू वाई बार माइनस रिग्रेशन कोफिशिएंट, जिसे हम लोग b कहते हैं, मल्टीप्लाइड बाय x बार। तो क्या a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी? यस सर। अच्छा, अब a की वैल्यू को फाइंड करने के लिए भी, a की वैल्यू को फाइंड करने के लिए भी रिग्रेशन कोफिशिएंट की जरूरत है, यस सर। और इक्वेशन में भी रिग्रेशन कोफिशिएंट की जरूरत है। यस सर। तो बेटा पहले a की वैल्यू को फाइंड करने से पहले रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है, मतलब b की वैल्यू को फाइंड करना है। डन? यस डन? सर। अच्छा, ये रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ आया आप लोगों को? बेस्ट फिट लाइन, रिग्रेशन लाइन, और इसे एस्टिमेशन के लिए हम लोग यूज करते रहते हैं, ये बात समझ आ Yes, गई sir. आप लोगों को? अच्छा, और ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी समझ आ गई हैं? Yes, तो sir. जो हम लोग रिग्रेशन लाइन बना रहे होते हैं ना, उसके लिए डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये जो रिग्रेशन लाइन है हमारे पास, वो कुछ इस तरह से होगी, रिग्रेशन लाइन y ऑन x। अब y ऑन x से क्या मुराद है कि y को डिपेंडेंट वेरिएबल और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर करना है। तो रिग्रेशन लाइन क्या बन जाएगी हमारे पास, y इज इक्वल टू a प्लस बी ऑफ x। क्या मैंने यही नहीं कहा था आपसे? ये बात समझ आ Yes, गई sir. है ना सब लोगों को? Yes, sir. हाँ जी बेटा, सबको अब रिग्रेशन लाइन y ऑन x की समझ आ चुकी है? Yes, sir. अच्छा, और y, अगर सिर्फ y लिखूं तो इससे मुराद तो वो वैल्यूज हैं जो एक्चुअल उस डाटा में हमें गिवन होंगी। तो ये बेसिकली ये जो y है ये है एस्टिमेटेड वैल्यू। रिग्रेशन लाइन हमेशा एस्टिमेशन करके बताएगा ना, तो ये जो y है ना ये है एस्टिमेटेड वैल्यू। इसकी इसीलिए हम इसके ऊपर y कैप कर देते हैं। तो y कैप से मुराद बेटा ये नहीं है कि y की वैल्यूज का मॉड, इसे वो मुराद नहीं है। जहां y कैप से मुराद है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ y कैप से क्या मुराद है? Estimated एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ dependent variable. डिपेंडेंट वेरिएबल। शाबाश शाबाश। अब बेटा b रिग्रेशन कोफिशिएंट कहलाता है। अब ये जो इक्वेशन हमने बनाई हुई है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं y ऑन x। इसीलिए हम इस रिग्रेशन लाइन को कहते हैं y ऑन x। तो ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है जिसे हम लोग स्लोप ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं, ग्रेडियंट ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं, और बेसिकली चैप्टर 13 में हम इसे क्या कहते हैं? Regression. रिग्रेशन कोएफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट। शाबाश। तो b को रिग्रेशन कोफिशिएंट कहा जाता है, और ये जो हमारे पास लाइन बनी हुई है ये स्ट्रेट लाइन, इसको क्या कहा जाता है? रिग्रेशन लाइन y ऑन x। ओके Okay, sir. ओके। अब हम लोग Okay, ना sir. इसकी वैल्यू, अब ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है ना y ऑन x, तो हम लोग इसको यूं भी डिनोट कर लेते हैं, b से मुराद रिग्रेशन कोफिशिएंट और y ऑन x, तो y इसकी सबस्क्रिप्ट में जाके ना y एंड x लिख देते हैं। तो इससे मुराद रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन लाइन y ऑन x।
क्लियर? क्लियर? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. क्या आपको ये a की वैल्यू समझ आ गई थी? a इज इक्वल टू वाई बार सर माइनस ये बी dy एक्स बार। x क्या होता है? रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन लाइन y ऑन x। रिग्रेशन कोफिशिएंट ही है, परेशान ना हो, रिग्रेशन Okay, sir. कोफिशिएंट ही है। ये y ऑन x में बाद में समझ आ जाएगा। अच्छा बेटा, a की वैल्यू मैंने एक्सप्लेन कर दी, क्या ये आपको समझ आ चुकी है? a की वैल्यू हम ऐसे ही फाइंड करेंगे। Yes, sir. तो Yes, Yes. sir. अब सवाल ये Yes, sir. उठता है कि भाई हम b की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे? अब b फाइंड करना है हम लोगों ने। Yes, sir. अच्छा Yes. बेटा, b फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला है, और ये बेसिक फार्मूला, वो है कोवेरियंस ऑफ x एंड y। बेटा रिग्रेशन कोफिशिएंट में दो वेरिएबल्स का डाटा गिवन होगा, x एंड y। x की कुछ वैल्यूज गिवन होंगी, y की भी कुछ वैल्यूज गिवन होगी, बिल्कुल इस तरह से। ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 देखें, तो ये देखें, ये x की वैल्यूज गिवन आपके पास और ये y की वैल्यूज गिवन आपके पास। इसी तरह से नेक्स्ट भी कुछ क्वेश्चन है, ये देखें क्वेश्चन नंबर 8, x एंड y की वैल्यूज दोनों गिवन होंगी। नेक्स्ट भी देखें 12 में x एंड y दोनों की वैल्यूज गिवन होंगी। तो यहाँ पर बेसिकली 2 वेरिएबल्स हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पर 1 वेरिएबल नहीं यूज़ हो रहा होता। तो रिग्रेशन में हमेशा 2 वेरिएबल यूज़ करते हैं। तो उन दोनों का x एंड y का वेरिएंस, तो पहले हम लोगों, आपको याद है चैप्टर 12 के अंदर हम लोगों ने वेरिएंस ऑफ x पढ़ा हुआ है। वेरिएंस मतलब पढ़ा हुआ है। अब अगर डाटा वो x है तो मतलब वेरिएंस ऑफ x, डाटा y है तो वेरिएंस ऑफ y कर देंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों का x एंड y दोनों वेरिएबल्स का वेरिएंस, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? Covariance. तो बेटा ये कोवेरिएंस आपके लिए नई चीज है, इससे पहले नहीं पढ़ी हुई। दोनों डाटा का वेरिएंस कैसे फाइंड करना, ये आपके लिए न्यू है। लेकिन क्या वेरिएंस ऑफ x भी आपके लिए न्यू है? No, sir. तो वेरिएंस तो हमें पहले ही फाइंड। अब देखें वेरिएंस ऑफ x क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि डाटा x का भी गिवन है, y का भी गिवन है। आप वेरिएंस ऑफ x भी फाइंड कर सकती हैं, आप वेरिएंस ऑफ y भी फाइंड कर सकती हैं। चैप्टर 12 में हम ये नहीं कहते थे वेरिएंस ऑफ x, क्योंकि एक ही वेरिएबल होता था, तो हम सिर्फ वेरिएंस का वर्ड यूज करते थे। अब यहाँ पे दो डाटा हैं, तो बताएंगे कि वेरिएंस ऑफ x या वेरिएंस ऑफ y, तो डिनोमिनेटर में कौन चला जाता है? Variance. वेरिएंस ऑफ X. x। x कौन सा वेरिएबल था? डिपेंडेंट या Independent. इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। तो बेटा आपने हमेशा, अक्सर बच्चे ना ये चीज भूल जाते हैं कि यार डिनोमिनेटर में किसने जाना था, तो आपने इतना याद रखना है, डिनोमिनेटर में हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जाएगा। बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल को तो एस्टिमेट करना है, उसकी वैल्यू तो फाइंड करनी है, तो वो कैसे जा सकता है? वो सोचें, जो चीज आपने खुद फाइंड करनी हो वो डिनोमिनेटर में कैसे जा सकता है? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास होता है, तो आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिनोमिनेटर में लेके जाना है। डन? Yes, sir. तो रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला यूज करोगे? कोवेरियंस ऑफ X and Y. डिवाइडेड बाय Variance of वेरियंस ऑफ x। ये बात क्लियर? Yes, sir. अच्छा, तो बेटा कोवेरियंस को हम लोग डिनोट करते हैं कुछ इस तरह, कोवेरियंस ऑफ x एंड y को हम इस तरह से। अब यहाँ कैपिटल S से मुराद कोवेरियंस ही है, और इसकी सबस्क्रिप्ट में ब्रैकेट के अंदर x एंड y लिख रहे हैं, तो इसका मतलब x एंड y का वेरियंस, तो उसे हम लोग कोवेरियंस कहते हैं। डन? इसको डिनोट इस तरह से किया जाता है। वेरियंस को किस चीज से डिनोट करते थे? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, Yes, sir. एस स्क्वायर। अब ये वेरिएंस किसका है? x का है, तो साथ में x लिख दो। अगर कभी y की जरूरत पड़ जाए, वेरिएंस ऑफ y की, तो साथ में
तो y लिख y आ देंगे। जाएगा। while तो अभी यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x, तो आपको क्या ये फार्मूला क्लियर हो चुका है? यस सर। अच्छा, yes sir अब yes sir इस फार्मूले में बेटा क्या वेरिएंस ऑफ x फाइंड करना कोई मसला है आपके लिए? no sir वेरिएंस ऑफ x फाइंड करने के फार्मूलाज तो आपने अभी पढ़े थे अपने पास चैप्टर 12 में, तो देखें क्या यही फार्मूलाज थे? yes sir yes sir तो मतलब ये तो आपके लिए कोई न्यू चीज़ ना हुई। हमने ये 3 फार्मूलाज पढ़े थे, तो वो तीनों ही इधर लिखनी है कि भाई x के डाटा जिस किस्म की इंफॉर्मेशन गिवन होगी बिल्कुल वैसे ही जाके इसको फाइंड कर लेंगे। तो क्या इन फार्मूलाज को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है? no sir तो अब क्या चीज़ सीखने की ज़रूरत है आपको? अब आपको क्या चीज़ सीखने की ज़रूरत है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई। कोवेरिएंस, कोफिशिएंट नहीं बेटा, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, ये किसी ने अभी कोफिशिएंट बोला था, तो ये है कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड। तो बेटा yes sir कोवेरिएंस, covariance जिस तरह वेरिएंस के ये 3 फार्मूलाज हैं ना, इसी तरह कोवेरिएंस के भी यही तीनों फार्मूलाज हैं। ये देखो बिल्कुल वैसे ही जैसे वेरिएंस के हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ फोकस करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेरिएंस के हैं। अब फर्क क्या है कि जब x का वेरिएंस लेते हैं तो आप ना इस तरह से बेसिकली कर रहे होते हैं, x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई x माइनस एक्स बार। तो आप इस तरह से उसको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख देते हैं। क्या मैंने सही कहा? यस सर। क्योंकि उस वक्त आपके पास Yes, y का डाटा है ही नहीं, उस वक्त डाटा ही सिर्फ x का है। लेकिन जब आप बेटा इधर जाते हैं कोवेरिएंस की तरफ, तब x की डेविएशन मल्टीप्लाइड बाय y की डेविएशन, तो ये तो स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता ना। यस सर। आपके बेटा आपके पास 5 इंटू 5 है तो आप इसे 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 5 इंटू 8 है तो अब आप इसे 5 स्क्वायर तो नहीं लिखेंगे, तो आप तो अलग अलग नो सर। लिखेंगे ना। तो यही काम है इसके साथ। yes sir क्लियर हो गई बात? तो यस आपने सर। x की डेविएशंस को मल्टीप्लाई कर देना है y की डेविएशंस के साथ, और फिर उसका सम ले लेना है, और डिवाइडेड बाय, वहां पर भी डिवाइडेड बाय n था और यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय n है। क्लियर हो गई बात? ओके yes sir yes, ओके। sir. यस सर। अच्छा, अब जब यहाँ पर आपके पास था ना x माइनस एक्स बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार, तो बेटा x को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा? x square ये Square. देखो, ये देखो एक्स स्क्वायर। भाई मीन मल्टीप्लाइड बाय मीन, तो मीन की वैल्यू का भी तो स्क्वायर। yes sir तो यहाँ पर देखो अगर मेरे पास दो डिफरेंट है, x को y से मल्टीप्लाई करूं तो अब एक्स स्क्वायर तो नहीं लिखूंगा ना, अब क्या लिखूंगा? xy तो xy क्या x बार और y बार इनका स्क्वायर लिखा जा सकता है? मीन की वैल्यू का स्क्वायर लिखा जा सकता है? no sir तो फिर क्या करूंगा? मीन की वैल्यू को अलग रख लूंगा, x के मीन को, और y के मीन को अलग रख लूंगा। यस सर। तो अब नहीं, अच्छे से बताओ क्या कोई मुश्किल चीज फिर हो गई है आप लोगों के लिए? xy हाँ, तो No, ऐसा sir. नहीं है कि जैसे आपको अगर वेरिएंस के फार्मूलाज बेटा याद थे इसलिए वो फार्मूलाज No, sir. आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे, तो अगर वो वाले फार्मूला याद है तो कोवेरिएंस तो आपके लिए मसला ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सर। ऐसा ही है ना। तो बेटा कोवेरिएंस sir. के लिए सबसे पहला इस फार्मूले से ये वाला फार्मूला बन जाता है। ओके, इस सेकंड फार्मूले से ये वाला फार्मूला बनता है। अब यहाँ पर समीशन एक्स वाई ओवर एन माइनस एक्स बार की जगह पे आ जाएगा समीशन एक्स ओवर एन मल्टीप्लाइड बाय समीशन वाई ओवर एन, और समीशन एक्स ओवर एन से क्या मुराद होता है? एक्स बार, और समीशन वाई ओवर एन से X क्या bar. मुराद होता है? y bar तो रिप्लेस हो सकती है ना वैल्यूज,
Yes, तो sir. बेटा ये है हमारा